तो ध्यान दीजिएगा, मेंडेलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, ये जो है पहले हम समझते हैं आधुनिक का मतलब होता क्या है। ठीक है, आवर्त सारणी का मतलब उनका जो सिस्टम था, जो उनका टेबल था, जो उनका चार्ट था, वो था। और आधुनिक का मतलब होता है नवीनतम या नया, नवीनतम या नया। और आधुनिक का मतलब हम कह सकते हैं कि जो आज के समय में चल रहा हो, नवीनतम या आज के समय में जो चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न। तो आधुनिक पीरियाडिक टेबल जो था उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो है क्या देखा गया, तो पहले जो है क्या किया गया था, पहले कहा गया कि भैया जो तत्व होते हैं उनका जो परमाणु भार होता है वही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता। मतलब उसमें और कोई भाग ऐसा नहीं है जो तत्वों का जो है लक्षण प्रकट कर सके। तो परमाणु भार क्या करते थे, तत्वों के लक्षण या गुण प्रकट करते थे, इसी के ऊपर डिपेंड, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड था। लेकिन जो है बाद में मामला कहाँ जाके फंसा था, मामला फंसा था समस्थानिक और संभारिक के चलते। जब समस्थानिक संभारिक आ गया तो कंफ्यूजन आ गया कि कौन सा वाला तत्व तो कहाँ रखा जाए। अब जैसे मान लीजिए कार्बन पे देखा गया तो कार्बन पे बोला 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे जो 60 तक लगभग गया है। तो एक मामला है कि कौन सा कार्बन उठाया जाए इसमें से, ठीक। फिर जो है समस्थानिक तक तो ठीक था मामला, संभारिक वाले में आया तो कुछ तत्व तो ऐसा क्वालिटी दिखाया कि इनका जो परमाणु क्रमांक था वो तो अलग था, लेकिन जो परमाणु भार अलग, ये परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग था, लेकिन परमाणु भार आपस में क्या था, समान था। संभारिक में क्या होता है, भार समान होता है, मतलब परमाणु भार समान होता है। अब पता लगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे थे, अब 3-4 ठोक एक परमाणु भार आ गया, तब दिक्कत आ गई। तो इस वजह से जो है इस परमाणु भार वाला सिस्टम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक। तो फिर जो है एक दिमाग लगाया मोजले ने, मोजले आए तभी जो संशोधन हुआ। तो मोजले ने कहा यार ये परमाणु जो होता है उसका एक नाभिक होता है, नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और किनारे पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें से प्रोटॉन जो होता है वो होता है धनावेशित या पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो वैसे ही रहता है, इस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु भार बनाते हैं, परमाणु भार बनाते हैं, और कोई भी तत्व जो होता है वो स्वभाव से कैसा होता है, तो उदासीन होता है। इसका मतलब इसमें धनावेशों की संख्या किसके बराबर होती है, ऋणावेशों की संख्या के बराबर होती है। और धनावेश जो होता है तत्व का वो कौन सा भाग प्रदर्शित करता है, तो प्रोटॉन, और ऋणावेशित भाग कौन प्रदर्शित करता है, तो इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा इसका मतलब किसी भी तत्व में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तभी जो कोई भी परमाणु उदासीन होता है, अन्यथा उदासीन नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर है, और फिर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो तत्वों का गुण है ना, तत्वों का गुण अगर हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर निकालें, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अगर गुण का निर्धारण करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि सफलता जो है मिलेगी, और ये जो समस्थानिक और संभारिक वाला मामला वो क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये जो है इनके सफलता का कारण, इनके सफलता का राज क्या था, तो मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है डिस्कशन करना शुरू किया और बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के है तो एक काम करें, हम इलेक्ट्रॉन की जगह किसको रख दें, प्रोटॉन को रख दें। और प्रोटॉन को अगर रखते हैं तो प्रोटॉन किसको दिखाता है, तो परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन किसको दिखाता है, परमाणु क्रमांक को। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एक बार जो है परमाणु क्रमांक को जो है तत्वों का मूल लक्षण मान ले, इसके बाद जो है हम इस पर जो है डिस्कशन करें तो देखते हैं कि मतलब क्या होता है। इन्होंने इस पर जो है विचार विमर्श किया और इस पर जो है नियम अप्लाई किया और देखा कि परमाणु क्रमांक वाला जो सिस्टम है वो क्या है, सही साबित हुआ। तो इस आधार पर जो परमाणु क्रमांक था उसे क्या मान लिया गया, तत्वों का मूल लक्षण मान लिया, ठीक है ना।
क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या था, एक के बाद एक तत्व, एक के बाद एक तत्व, ठीक, सीरियल नंबर था एक तरीके से। अब सीरियल नंबर था तो जैसे मान लीजिए जो पहले आया, जो बाद में आया, जो बाद में आया, तो सब तत्व का परमाणु क्रमांक तो पक्का अलग होगा। अब परमाणु भार भले समान हो जाए लेकिन परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता। इसीलिए क्या हो गया, इसमें जो सफलता मिल गई। अगर इसमें भी जो नंबर रिपीट होने वाला सिस्टम होता कि मान लीजिए कई तत्व का परमाणु क्रमांक एक है, तब इनको दिक्कत हो जाती। तो इसलिए जो है परमाणु क्रमांक वाला सिस्टम सफल हो गया। अब इसमें एक चीज और देखा गया कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया। तो तत्वों को जब व्यवस्थित किया गया तो इनका जो परमाणु क्रमांक चुना गया था, परमाणु क्रमांक इसके बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में, तो बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में जब रखा गया तो एक निश्चित अंतराल पर इनके जो गुण थे वो क्या हो रहे थे, उनका गुण जो है दोहराया जा रहा था, इनकी पुनरावृत्ति हो रही थी, ठीक ना। तो इनमें जो है पुनरावृत्ति का लक्षण पाया गया और बताया गया कि ये जो है नियम सफल हो गया। और इस प्रकार जो है इसे नाम दिया गया ये मोजले का संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी, ठीक है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो नाम क्या पड़ा, आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी। बात समझ आई, नहीं समझ आई, हाँ क्लियर है सब, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, नहीं, ठीक। तो इसको दिया कौन था, तो मोजले। अब कोई समोसे लेना लिखिएगा, मोजले है, हाँ? लिखिएगा इसमें, हाँ अब इसके बारे में लिख लीजिएगा। देखिए पहले आवर्त सारणी जो तैयार की गई थी, पहले आवर्त सारणी जो तैयार की गई थी किसके आधार पे थी, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार, वह परमाणु भार आधारित थी। परंतु परमाणु भार आधारित थी, परंतु उसमें कई प्रकार की समस्याएं उभर कर सामने आई। कई प्रकार की समस्याएं उभर कर सामने आई जिससे पुरानी या मूल आवर्त सारणी असफल हो गई। और इस प्रकार मोजले नामक मोजले लिखिएगा, इस प्रकार मोजले नामक वैज्ञानिक ने इसे संशोधित कर एक नया रूप दिया जिसके अंतर्गत मोजले ने
तत्वों के मूल लक्षण परमाणु भार के आधार पर परमाणु भार के आधार पर ना होकर परमाणु क्रमांक के आधार पर होते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर स्पष्ट होते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर स्पष्ट होते हैं। इन्होंने बताया, लाइन चेंज करके लिखिएगा, इन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु स्वभाव से उदासीन होता है। स्वभाव से उदासीन होता है और जिसका कारण तत्व में उपस्थित तत्व के परमाणु में उपस्थित लिखेंगे, तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आपस में की संख्या इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होना बताया गया। एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हैं किसी और चीज का, इलेक्ट्रॉनों का ना, तो इलेक्ट्रॉनों का जब बंटवारा करते हैं तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि तत्वों का गुण जो है इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर स्पष्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण हम करते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर करते हैं, परमाणु भार परमाणु क्रमांक के आधार पर, और परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर करते हैं तो परमाणु क्रमांक हमारा किससे बनता है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, ठीक है ना। क्या लिखे आप लोग, बराबर होती है, ठीक। लिखिएगा, किसी भी तत्व के मूल लक्षण उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट होते हैं। और ऐसे में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को परमाणु क्रमांक ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोटॉनों की संख्या
के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। मतलब मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी वो क्या थी, मतलब कुछ नया नहीं किया गया था, उसमें कुछ चेंजिंग किया गया था, कुछ बदलाव किया गया था, कुछ संशोधन किया गया था, कुछ सुधार किया गया था, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब क्या हो गया? आधुनिक माने जो आज के डेट में चल रहा हो, नया वाला, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज पुराने पैटर्न पे आ रहा हो, कोई चीज नए पैटर्न पे। जैसे मान लीजिए आप जो है गाड़ियों के इंजन की बात करेंगे तो उसमें आप लोग सुनेंगे पहले BS2 आता था, BS3 आ गया, BS4 आ गया, BS5 नहीं है, 6 आ गया डायरेक्ट, है ना। तो ये क्या है? इनका सुधरा हुआ रूप है या फिर बिगड़ा हुआ? सुधरा। ये धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, ठीक ना। अब सुधार करने का कारण क्या है इसमें? BS4 BS6 में अंतर पता है क्या है? BS4 और BS6 की जो बात करें अगर गाड़ियों में, तो इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो है जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि अगर कहीं पर आग जल रही हो तो उसमें धुआं कम निकलेगा, और कोई आग ऐसी हो जो कायदे से ना जले, इसमें धुआं ज्यादा निकल रहा हो। तो दोनों में जो है ज्यादा खतरनाक कौन है? जिसमें धुआं ज्यादा निकलेगा, ठीक है ना। तो इंजन तो सब लगभग वही है, लेकिन BS4 और BS6 में अंतर क्या है कि BS4 जो थी या BS2 जो थी, BS3 जो थी, वो जो है ईंधन का सही तरीके से दहन नहीं कर पाती थी, इसलिए मतलब उसकी जो एफिशिएंसी थी, मतलब उसकी जो क्षमता थी, वो क्या थी? कम थी, ठीक है ना। लेकिन BS6 क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग सुने होंगे कि सब गाड़ियों का माइलेज जो है 2-2 4-4 किलोमीटर मोटरसाइकिल का बढ़ गया। अब बड़ी गाड़ी का नहीं बढ़ेगा, पता क्या है? क्योंकि उसका माइलेज जो है 6-7-5 का होता है। अब का उसमें 600 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति लीटर के हिसाब से जो चल रहा था, अब वो 600 किलोमीटर माइलेज देगा, तो उसमें पता नहीं चलेगा 100 मीटर 50 मीटर बढ़ गया तो बात समझ। और जो छोटी गाड़ी उसमें पता चल जाएगा। तो इन्होंने जो है इन्हीं के, अब जैसे BS4 का जो उसमें संशोधन किया गया, तो आधुनिक BS4 और BS6 आधुनिक हो गया, BS4 थोड़ा सा पुराना हो गया, और BS2 या BS3 जो है उससे भी पुराने हो गए। तो स्टार्टिंग BS2 BS3 से हुआ है, लेकिन जो है आधुनिक में कौन है? BS6 इंजन है, ठीक है ना। वैसे ही जो है जो मेंडलीव का पुराना वाला मूल आवर्त सारणी था वो परमाणु भार के आधार पर था। अब परमाणु भार किससे किससे मिलकर बना होता? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो बाद में ये देखा गया कि समस्थानिक और संभारिक आया, सब टांग अड़ा दिया बीच में, बोला कि जो है हम जहां बैठे खसकबाई नहीं करेंगे, दूसरा तत्व बीच में आके कहां से बैठेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने रिक्त स्थान जो छोड़ा था उसके बाद भी दिक्कत होने लगी, ठीक। मेंडलीव ने जो है जो अपना मूल आवर्त सारणी बनाया था उसमें जो है इन्होंने क्या किया? जगह तो छोड़ा था, लेकिन जब समस्थानिक और संभारिक आ गया तब दिक्कत बढ़ गई, ठीक। जब दिक्कत हो गई तो इसके लिए जो है मेंडलीव का जो परमाणु भार आधारित सिस्टम था वो क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। और पहले जो है यही सिस्टम इन्होंने बनाया था कि परमाणु भार जो है उसके आधार पर जो है अगर हम तत्वों को बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित अंतराल पर जो है उनके जो गुण होते हैं आपस में क्या होते हैं? दोहराए जाते हैं, यही कहा था इन्होंने, ठीक। तो बाद में जब दिक्कत हो गई तो मोजले आए, ये बोले कि जो है मेंडलीव बेचारा बहुत मेहनत किए हैं, सबसे कुछ ना कुछ अलग किए हैं, तो ये बोले कि ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन जो है नाम अपना नहीं लगाएंगे, इन्हीं के नाम पे रहने देंगे। तो जो नयका वाला बनाए ना उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। अब नयका वाले में इन्होंने क्या किया? तो नया वाले में इन्होंने क्या मतलब बताया कि यार कोई भी तत्व जो होता है उसका एक नाभिक होता है, नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी तत्व का अगर हम गुण का निर्धारण इलेक्ट्रॉन के आधार पर करें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। अब इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भले करते हैं, नाम क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं? नहीं, प्रोटॉन का बंटवारा। लेकिन इतना पता है जितने इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा, क्योंकि कोई भी परमाणु स्वभाव से कैसा होता तो उदासीन होता है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि परमाणु क्रमांक को आधार माना और बताया कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और तत्व का जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट होता है। तो इन्होंने परमाणु क्रमांक को जो है तत्वों का मूल लक्षण बनाया और इसके आधार पर जो स्पष्टीकरण किया और नए रूप में इसको प्रस्तुत किया, तो इन्हें जो है सफलता मिल गई। यही क्या कहलाया?
मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है। अब इनका जो नियम था वो क्या था कि तत्वों को यदि उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल पर इनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना, लिखिएगा एक लाइन, नई लाइन से लिखिएगा, मन कर मोटा मोटा वाला पेन यूज कर लीजिएगा, लिखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल पर इनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है। ठीक, तो ये जो है इनका आधुनिक आवर्त सारणी का नियम था। हो गया। अब जो है हेडिंग डालिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं।